हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, हम यहाँ पर आ चुके हैं टैलेंट मैनेजमेंट MBA थर्ड सेमेस्टर यूनिट 4 के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में। और यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में। हालांकि मैंने एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में आप लोगों को यूनिट फर्स्ट के अंदर भी बताया था, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय रिटेंशन का सिंपली मतलब क्या होता है। कि एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को रोक करके रखना। आपकी कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉयज़ आ गए हैं तो उनको रोक करके रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ आए और 10 दिन बाद छोड़ करके भाग गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि आप उनको सोर्सिंग करोगे। ठीक है, उनके ऊपर अपना टाइम दोगे, उनको बुलाओगे कंपनी के अंदर, उनको एक तरीके से हायरिंग, उनका पूरा हायरिंग प्रोसेस करोगे। ठीक है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही यानी कॉस्टली प्रोसेस है ये आपका, मतलब हायरिंग प्रोसेस। तो आपको एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे करके रखना है, उनको किस तरीके से बना करके रखना है, मतलब वो किस तरीके से कंपनी के अंदर रुकें। और जो भी टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी छोड़ करके भागने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चले गए कंपनी छोड़ करके तो इससे क्या होगा, जो भी आपका कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं और जो भी आपका मतलब कि गोल्स वगैरह हैं वो सही तरीके से अचीव नहीं हो पाएंगे। तो एम्प्लॉय रिटेंशन रिफर्स टू एन organization's ability to keep its employees engaged, satisfied and committed to staying with the company। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी एबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो क्या कर सकें, इंगेज्ड रख सकें, काम में भी बिजी रखें, और साथ ही साथ में वो सेटिस्फाई भी अपने एम्प्लॉयज़ को रख सकें, और साथ ही साथ में कंपनी के अंदर जोक करके रखें फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक की, जिससे कि वो क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकें। तो इसका नीड क्या है, क्यों हम एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करते हैं? क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट सेव होती है, हायरिंग प्रोसेस की कॉस्ट सेव होती है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नॉलेज रिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ प्रोसेस वैल्यूबल इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लंबे समय तक काम करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो उसकी आपकी उसकी जो नॉलेज होगी वो अच्छी खासी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो अगर वो अच्छा खासा नॉलेजेबल पर्सन बन गया तो वो दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, देन इसके अलावा इसकी क्या नीड है कि एम्प्लॉय मोराल, और अगर एम्प्लॉयज़ रुकेंगे कंपनी के अंदर, रिटेन होंगे, तो दूसरे कंपनीज भी, दूसरे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो देख करके मोटिवेटेड होंगे। तो अब हम किस तरीके से, हमको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके यानी कि अपनी कंपनी के अंदर जोक करके रख सकते हैं। तो हमको देखना है कि ऐसे उनको कंपनसेशन और बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, कम्पिटिटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करो जो कि अदर कंपनीज नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, उनको अलग अलग तरीके से यानी कि बेनिफिट्स जो भी होते हैं ना प्रोवाइड करो। देन उनको करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं कि जो पर्सन है, बंदा है, वो जिस पोजीशन पे है वो 10 साल 8-10 साल उसी पोजीशन पर के घिस करके काम कर रहा है। ठीक है, उसको वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करो, उसको रिकग्निशन, उसको एक पहचान बनाओ और उसको अप्रिशिएट करो, उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करो। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। इससे जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, रिटेन होंगे। ठीक है, देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वॉलंटरी टर्नओवर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉलंटरी टर्नओवर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखो हम बात करते हैं, वॉलंटरी टर्नओवर रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर एम्प्लॉयज चूज टू लीव देयर जॉब वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या हो गया कि इन टर्म्स ऑफ यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या हो गया कि जो भी एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं जो अपने मन से स्वतः अपनी जॉब को छोड़ते हैं बिना किसी मतलब बिना उनके रिटायरमेंट पीरियड के, या फिर बिना उनके जो मान लो कि उनका रिटायरमेंट भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, उसके अलावा वो छोड़ करके चले जा रहे हैं, या फिर बिना कोई ले ऑफ हुआ, बिना फायरिंग के भी वो क्या करते हैं, अपनी जॉब को वो लोग खुद से लीव करते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉलंटरी टर्नओवर बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस कुड हैपन वेरियस रीजंस, इसके वजह से मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, जैसे कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हायर कंपनसेशन, वो कुछ ज़्यादा पैसे अर्न करना चाहते हैं। ठीक है,
और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर डिससेटिस्फाई हों अपनी आपकी करंट जॉब से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो इस सभी वजहों से वो क्या करते हैं, अपने मन से अपनी जॉब को आपकी छोड़ देते हैं। तो इन वॉलेंट्री टर्नओवर एम्प्लॉयज़ मेक द डिसीजंस टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी ऑन देयर ओन रिकॉर्ड्स। ठीक है, अपने मन से वो क्या करते हैं कि अपनी आप जो जॉब होती है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि रिड्यूसिंग वॉलेंट्री टर्नओवर, तो इसमें किस तरीके से हम जो भी है वॉलेंट्री टर्नओवर को, यानी कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ छोड़ करके आपकी कंपनी भागें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ऑफर कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उनको अच्छे से अच्छा बेनिफिट्स और अच्छे से अच्छे उनको सैलरी पैकेज प्रोवाइड करें। ठीक है, देन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, वर्क लाइफ बैलेंस बना करके रखें, देन क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, देन इसके अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, देन प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप, उनका डेवलपमेंट करें, एंड कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यू। और अगर फिर भी एम्प्लॉय जा रहा है तो उससे एग्जिट इंटरव्यू जरूर लें कि क्यों एम्प्लॉय छोड़ करके जाना चाहता है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जॉब विड्रॉल की। तो जॉब विड्रॉल के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, जॉब विड्रॉल का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ व्हेन एम्प्लॉयज़ मेंटली और इमोशनली disengaged from their work, leading to behaviors like the absenteeism, decreased productivity और even quitting। तो इसका मतलब क्या होगा, विड्रॉल, जॉब विड्रॉल के अंदर क्या होता है, जब भी एम्प्लॉयज़, कई बार ऐसा होता है कि खुश नहीं होते हैं अपनी जॉब से, तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्टिविटी को क्या करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, या फिर एब्सेंटिज्म से काम करने लगते हैं। ठीक है, अपनी उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस होने लगती है, या फिर कंपनी को छोड़ करके वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे, इसका मतलब ये हो गया, जॉब विड्रॉल का मतलब ये हो गया। टू डील विद इट, इसको डील करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले भी पढ़ा हुआ है कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखो। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करो मैनेजमेंट टीम से। ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, उनका डेवलपमेंट करो, उनको अच्छा बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर फिलहाल कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर जब भी कभी कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि क्या होगा कि अनहैप्पी होगा अपने मैनेजमेंट स्टाइल से या फिर अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो सबसे पहले तो वो किस चीज़ की डिमांड करेगा कि उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए। ठीक है, और अगर वो मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ही उसका मतलब कि कोई वो थोड़ा सा वो अनहैप्पी होगा, तो वो क्या करेगा, फिजिकल विड्रॉल के केस में क्या कर सकता है, अपनी जॉब को लीव कर सकता है, या फिर वो ट्रांसफ़र ले सकता है, या फिर क्या कर सकता है, स्टार्ट टू बिकम एब्सेंट और ट्रेडी, यानी कि वो काम करने के दौरान भी क्या कर सकता है, प्रोडक्टिविटी उसकी कम होने लगती है कि वो अगर मान लो अपनी क्षमता जितनी भी है उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है, उससे कम ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मोरल क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई कि एम्प्लॉयज़ बिकम डिससेटिस्फाई, अगर वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है। फिजिकल विड्रॉल के अंदर हम क्या बात करते हैं कि वो जॉब को लीव कर देते हैं। और साइकोलॉजिकल विड्रॉल के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने यानी कि लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं, या फिर कुछ बोलते नहीं हैं, केवल धीरे धीरे काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो इनका मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। अब इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, हमने यहाँ पर पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, जॉब सेटिस्फेक्शन को बना करके रखो, वर्क लाइफ बैलेंस को बना करके रखो, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बात बताई गई, स्ट्रैटेजी कंपनसेशन प्लान फॉर द टैलेंट इंगेजमेंट। तो हमको स्ट्रैटेजी कंपनसेशन का मतलब कि कौन कौन से ऐसे कंपनसेशन का मतलब समझते हो ना, उनको हमको कैसे ऐसे मॉनिटरी बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी टैलेंट हो, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हो वो अपने काम में इंगेज्ड रहें। हमको किस तरीके से उनको ऐसे बेनिफिट्स, कैसे हमको उनको कितना सैलरी पैकेज किस तरीके का प्रोवाइड करना चाहिए। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अपने एम्प्लॉयज़ को हम कैसे किस तरीके का सैलरी पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि जो भी एम्प्लॉयज़ हों वो उनके अंदर एक मोटिवेशन बना रहे और वो अपने काम के अंदर इंगेज्ड रहें। ठीक है, वो अपने काम को खुश होकर के करें और मन लगा करके करें, क्योंकि अगर वो खुश होकर के काम करेंगे तो उनके कस्टमर्स भी जो भी होंगे हमारे, वो भी सेटिस्फाई रहेंगे। तो इसमें सीधे से यही बात बताई गई है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू हाउ अ कंपनी रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेट्स इट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि किस तरीके से कंपनी जो भी होती है वो रिवॉर्ड्स और अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के ऊपर काम करती है, जिससे वो क्या हो सके, अट्रैक्ट हो, रिटेन हो एंड इंगेज टू टॉप टैलेंट बाय द ऑफरिंग कंपनसेशन, पे बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। ठीक है,
where employee feel valued, motivated and committed to organization goals। तो इसमें हम किस किस चीज़ों की बात करते हैं, कंपिटिटिव सैलरी, उनकी एक अच्छी सैलरी पैकेज होना चाहिए, देन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होना चाहिए, देन इसके अलावा रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए, करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे उनको पेड टाइम ऑफ और घूमने के लिए छुट्टी दे दिया, या फिर इस तरीके के हम कुछ वेलनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, उस तरीके के हम उनके नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। देन बेनिफिट्स पैकेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ टोटल रिवॉर्ड्स, तो अब यहाँ पर देखो टोटल रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होगा, जो भी हम सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो सैलरी पैकेज में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कंपनसेशन यानी कि उनकी बेसिक सैलरी होती है, इसके अलावा बेनिफिट्स होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, करियर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलेंगे, वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जिसको आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉर्पोरेट की कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि अगर कॉर्पोरेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इतना अर्न कर लेती है तो उसको कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, खर्च करना होता है, जैसे कि गरीब के बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं की मदद करना। तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें पैकेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो टोटल वर्क रिवॉर्ड जो भी होता है इन सभी चीज़ों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, आप इस तरीके से मान लो। अब देखो हम यहाँ पर बात करते हैं इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलॉसफी की। तो इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलॉसफी इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग रिवॉर्ड्स इन अ वे दैट अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड वैल्यूज़। तो इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलॉसफी के अंदर हम किस चीज़ की रिवॉर्ड्स और ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू और गोल से क्या हो, अलाइंड हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनसेशन, बेनिफिट्स एंड रिकॉग्निशन एज अ पार्ट ऑफ कोहेसिव पैकेज डिज़ाइन टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़। यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होने चाहिए। सिंपली हम बात कर रहे हैं रिवॉर्ड की, ठीक है, जो भी अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो किस किस तरीके से हम उनको अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से कैसी फिलॉसफी होनी चाहिए, किस तरीके का हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी क्या करें, अचीव कर सकें, और आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अच्छा कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकें। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ में आपको क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। टोटल रिवॉर्ड अप्रोच, इसको भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। इक्विटी एंड फेयरनेस, देन एम्प्लॉय प्रेफरेंस एंड नीड्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से अच्छा रिवॉर्ड का इंटीग्रेशन होगा, और अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से खुश रह करके काम करेंगे, उनका जो सैलरी पैकेज वगैरह होगा वो सही होगा, तो वो और भी अपना मतलब 100% दे सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स वगैरह हैं उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन अब इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जिससे हम क्या कर सकें, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ वे दैट हेल्प्स द कंपनी सक्सीड नाउ एंड इन द फ्यूचर। यानी कि कंपनी हमारी क्या हो, अभी भी बूस्ट करे और फ्यूचर में भी बूस्ट करे, ऐसे टैलेंट का मैनेजमेंट करना। इसके अलावा हमको क्या करना है, सोसाइटी और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रीट करना है, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ वेल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड प्लैनेट, ठीक है। हम अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट किसके साथ में, कम्युनिटी और प्लैनेट का ध्यान रखते हुए, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो अब हम किस चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, किस तरीके से हम सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर देखना चाहिए, देन ऑफर कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट सपोर्ट सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स, तो डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएट एंड इंक्लूसिव कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेसिकली, ठीक है, कुछ खास नहीं है। देन इसके बाद में रिवॉर्ड मॉडल की हम बात करते हैं। रिवॉर्ड मॉडल के अंदर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो भी आपका, जो अभी हम लोगों ने टोटल रिवॉर्ड की बात करी थी, तो उसके अंदर वही एक तरीके से प्लान या स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिसाइड इस चीज़ के बारे में करते हैं कि हाउ दे विल रिवॉर्ड देयर एम्प्लॉयज़। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके का रिवॉर्ड, कैसे, कब और
किस वजह से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक अ रोड मैप दैट आउटलाइंस हाउ एम्प्लॉयज़ विल बी कंपनसेटेड, यानी कि किस तरीके से कब अपने आप जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंपनसेशन प्रोवाइड उनको किया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से डिसाइड होती हैं और क्लियर कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि अगर वो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ को करेंगे तो उनको हम ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका एम क्या होता है, टू मेक श्योर एम्प्लॉयज़ फील अप्रिशिएटेड एंड मोटिवेटेड टू डू देयर बेस्ट वर्क। अब देखो इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स हम प्रोवाइड करते हैं, देन इसके अलावा हम क्या करते हैं, उनका रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की व्यवस्था करी जाती है, एंड देन ओनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग ऑप्शंस की भी बात करी जाती है कि अगर जब भी जो भी एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उनको कंपनी की ओनरशिप भी प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात करते हैं, उनको एसोसिएट भी बनाते हैं कंपनी का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग की बात आती है, तो करियर प्लानिंग का सिंपली मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, यानी आप अपने करियर में जो भी बनना चाहते हो, ठीक है, what you want to achieve in your career, figuring out what skills you have and what you need to learn, यानी कि आपके पास में कौन कौन सी स्किल्स हैं और आप क्या लर्न करना चाहते हो, then making a plan to get there. It helps you make smarter choice about your job and grow in your career over a time. तो ये सारी चीज़ों की बात होती है। इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव क्यों ज़रूरी है, इसके फीचर्स क्या हैं, गोल सेटिंग के लिए, स्किल का असेसमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों के लिए आपका करियर प्लानिंग ज़रूरी है। और उसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय इंगेज्ड हो सकता है, टैलेंट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एजिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, टैलेंट रिटेंशन की बात होती है, सक्सेशन रेडीनेस की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो सक्सेशन प्लानिंग का जब बात करते हैं, करियर प्लानिंग की एक अलग चीज़ होगी, उसके अंदर आपको पता होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपके पास में कौन सी स्किल्स हैं और क्या आप लर्न करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ठीक है। जब सक्सेशन प्लानिंग की बात होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग करती है, यानी कि हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जिनके अंदर पोटेंशियल है और जो एक अच्छे लीडरशिप के तौर पे फ्यूचर में बाहर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रोसेस ऑफ अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप इंटरनल टैलेंट कैपेबल ऑफ फिलिंग की लीडरशिप पोजीशंस, यानी कि जो लीडरशिप की पोजीशंस हैं वो किस तरीके से कंप्लीट करी जा सकती हैं, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं और वो लीडरशिप के तौर पे हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस चीज़ की हम बात करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स एसेसिंग करंट एंड फ्यूचर लीडरशिप नीड्स एंड आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, आपने ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखना कि जो कि हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हों, और उसके बाद में इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्लान्स टू ग्रूम देम फॉर फ्यूचर रोल्स, ठीक है, और उनके फ्यूचर रोल्स के लिए उनको तैयार करना। तो इसकी नीड्स क्या हो गए, लीडरशिप की पोजीशंस भर सकते हैं हमारे, ठीक है, क्रिएटिंग स्किल्ड प्रोफाइल्स एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसकी नीड्स हैं। प्रोसेस की हम बात करें तो हम सबसे पहले रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन इसके अलावा हम टैलेंट को देखते हैं, टैलेंट का भी आइडेंटिफाई एनालाइज करते हैं कि क्या क्या टैलेंट है एम्प्लॉयज़ के पास में। उसके बाद में एम्प्लॉयज़ के पास में अगर सही टैलेंट होता है तो हम उसको डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद में उसको हम मॉनिटर एंड रिव्यू करते हैं, देन उसके बाद में उसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग के बीच में। तो ये चीज़ होती है कि इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए जो भी बात करते हैं तो उस करियर प्लानिंग, और जब भी लीडरशिप के पोस्ट को भरने के लिए हम एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, सक्सेशन प्लानिंग हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आपका यूनिट 4 खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ बट स्टिल मुझे पता है कि आप लोग इतने कैपेबल हो, इतने इनफ कैपेबल हो कि आपको पता सारी चीज़ें हैं, बट आपको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपके पास में पीपीटी या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो पीडीएफ पीपीटी आप लोगों को व्हाट्सअप से मिल सकती है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।